हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय खान मैम। आज मुझे अपनी ऑनलाइन क्लास में ऐसा फील हुआ कि स्टूडेंट्स के बड़े क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से तैयार है, लेकिन कम मार्क्स वाले जो छोटे हैं, जिनका सॉल्यूशन छोटा है, वो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जा रहे हैं या उसको इग्नोर कर जाते हैं कम मार्क्स वाले को कि अरे बड़े वाले अगर हम बना लेते तो छोटे वाले तो एग्ज़ाम में बन ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगा कि इसके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। जो कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं पेपर में, आपने देखे होंगे वो स्टार्टिंग में रहते हैं, और जब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं या वो हमसे नहीं बनते हैं या उसका ऐसा लगता है कि हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जाकर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है और हम आगे के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको अटेम्प्ट करने में फिर हम कहीं ना कहीं और ज़्यादा मिस्टेक करने लगते हैं। तो ये जो आज मैं क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूँगी ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब सी ग्रेड और ए ग्रेड सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप पढ़ने में वीक हैं तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें और फुल करें और लास्ट तक अच्छे से अटेम्प्ट करें उसको, और प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स अपने डाउट्स मुझसे जब क्लियर करते हैं तो वो ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं उस टाइम कि हाँ हाँ मुझसे बन जाएगा, ये तो बिल्कुल बन ही जाएगा। लेकिन जब वो खुद ट्राई करते हैं या मैं कुछ दिन बाद उनका टेस्ट लेती हूँ तब पता चलता है कि अरे वो क्वेश्चन में उन्होंने कहीं ना कहीं मिस्टेक करे। तो ये है कि क्वेश्चन अगर आप समझ भी लेते हैं तो आप उसको रिवाइज ज़रूर करें। थ्योरम आपने समझा, आप उसको दोबारा उसका डायग्राम बना के पूरा स्टेटमेंट से लेकर लास्ट मोमेंट तक उसको पूरा सॉल्व करें और फिर चेक करें कि आपने कोई स्टेप मिस तो नहीं किए, क्या चीज़ छूट गया, क्या मिस्टेक है। इस टाइप से अपने आप रीचेक कर लें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अपन 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जो छोटे होते हैं मैं उनको आज एक्सप्लेन कर देती हूँ, और साथ में कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूँगी जिसको आप सॉल्व करें तो आपके एग्ज़ाम में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन दैट SCF 306 एंड 657 इज इक्वल 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो इस क्वेश्चन में आपके पास SCF 9 है और आपको LCM फाइंड करना है, और आपके पास 2 नंबर्स, एक तो फर्स्ट नंबर है 306 एंड सेकंड है 657। ये हमारे पास 2 नंबर्स हो गए। तो हमने ये पढ़ा है कि LCM इंटू SCF इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सो LCM इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन SCF। आप चाहें तो आप इससे आप LCM फाइंड कर सकते हैं या डायरेक्ट LCM का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर 306, सेकेंड नंबर 657 और SCF 9 पुट करने के बाद जो कैंसिल होता है बचा 34 मल्टीप्लाई बाय 657। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर है 22,338। तो इस टाइप से हम LCM फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है LCM गिवन हो तो SCF फाइंड करने पूछ सकता है, या आप कई बार इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी देता है कि आपके पास LCM SCM और फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला आप इसी से बना सकते हैं कि सेकंड नंबर इज इक्वल LCM इंटू SCF डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल 0 आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो आपके इक्वेशंस गिवन है, इसमें क्या आपके पास k वेरिएबल है और हमको दोनों लाइन्स पैरेलल बताया है और k की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट हम फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2ky इज इक्वल 2 का साइड चेंज करेंगे और कांस्टेंट को भी लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे और इज इक्वल में 0 लाकर इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन हमारा प्रॉपर है 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल 0। फर्स्ट इक्वेशन से हम a1 b1 c1 एंड सेकंड इक्वेशन से a2 b2 एंड c2 फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पर हम
पैरेलल लाइन की कंडीशन जो होती है A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हम यूज करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको पैरेलल लाइन के लिए ही K की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो हमने पैरेलल लाइन की कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। इसमें हम A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास K की वैल्यू जो है वो B1 के प्लेस पर है, तो हम पहले फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और साइड चेंज करेंगे। तो 3/2 इज इक्वल 2K/5 ये हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड है, और इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करे, साइड चेंज करे, तो K की वैल्यू आ गई 15/4। अब आपको ये लग रहा होगा कि जब हमारे पास 3 टर्म्स थे तो हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म ही क्यों लिए। तो अब हम आगे सेकेंड और थर्ड टर्म भी लेंगे, और सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में काय का साइन है, इज नॉट इक्वल का, तो हमको इज नॉट इक्वल का साइन लेना पड़ेगा। 2K/5 इज नॉट इक्वल टू -2/1 लेकर फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई साइड चेंज करे, तो हमारे पास K की वैल्यू आ गई K इज नॉट इक्वल टू -5। मतलब K की दो वैल्यूज में हमें पैरेलल लाइन की ये कंडीशन फॉलो होगी। तो फर्स्ट है K इज इक्वल 15/4 एंड K इज नॉट इक्वल टू, जब हम K की वैल्यू -5 पुट ना करेंगे तब हमें पैरेलल लाइन मिलेगी इन इक्वेशन से। तो इस टाइप से हमने K की दो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। हमारे पास रेशो हमको पता होना चाहिए। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछ ले, या मैनी सॉल्यूशन मीन्स कोइंसिडेंट लाइन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को ये इंपॉर्टेंट है कि हमको ये पूछ किसके लिए रहा है, जिसके लिए पूछेगा हम उसी की कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने की कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, एंड मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। उसको लेकर भी उसमें हम इसी टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में कई बार पैरेलल लाइन यहाँ पर बोला है, या यहाँ पे नो सॉल्यूशन भी बोल सकता था। तो इस टाइप से क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, वो हमें समझना पड़ता चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर इफ एंगल AOB इज इक्वल 125 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ COD। डायग्राम गिवन था, मैंने डायग्राम बना ली हूँ। तो एंगल AOB आपके पास 125 है, और उसकी जस्ट इधर वाला एंगल आपको COD आपको फाइंड करना है। कई बार हम जब डायग्राम को इस टाइप से देखते हैं तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि A से C और B से D एकदम स्ट्रेट है, जबकि ऐसा नहीं है। सेंटर O से B, D फिर C और A को ज्वाइन करने से ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं आई है BD। अगर दो लाइन प्रॉपर स्टेप से क्रॉस करती है तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है ये एंगल बनते हैं, इनको जिनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इक्वल होते हैं। तो उससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 125 है तो ये 125 होना चाहिए फॉर मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो डायग्राम है इसमें एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। वी नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल के साइड में उसको टच करता हुआ बना हुआ है। इस कंडीशन में इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम एंगल AOB और एंगल COD को प्लस करेंगे, इज इक्वल 180। AOB की वैल्यू 125 प्लस COD इज इक्वल 180, COD इज इक्वल 180 माइनस 125, सो एंगल COD इज इक्वल 55 डिग्री हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। तो ये क्वेश्चन 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इफ PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट Q विथ PQ इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ PR, मतलब हमें PR की वैल्यू फाइंड करना है, क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड कर लें कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल तो है, साथ में आइसोसेलेस है, मतलब 2 साइड्स इक्वल होगी। तो सबसे फर्स्ट मैंने एक डायग्राम बना ली जिसमें Q 90 डिग्री का शो करे, ये P है ये R है। PQ इज इक्वल 3 है तो हमने PQ को 3 शो करे। अगर PQ 3 है तो QR भी 3 होगी,
क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो पी क्यू के साथ क्यू आर ही इक्वल हो सकती है, पी आर इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेनस कभी भी किसी साइड के इक्वल तो हो नहीं सकता। तो हमने पी क्यू और क्यू आर को इक्वल बता दिए हैं और इसकी वैल्यू क्योंकि पी क्यू 3 है तो क्यू आर भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये शो कर दिए कि क्यू आर की भी वैल्यू कितनी हो गई है 3। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कितना सिंपल है, बस एक कॉमन सेंस हमें यूज करना था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये पी क्यू अगर 3 है तो क्यू आर भी 3 होगा और बस हमें पाइथागोरस थ्योरम से पी आर की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल 18, सो पी आर इज इक्वल √18 और 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 से 3 कॉमन आया तो पी आर इज इक्वल 3√2 हमारे पास ये आ गया हाइपोटेनस पी आर की वैल्यू। बिल्कुल सिंपल, मतलब क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ स्पेशल है और उसका हमें क्या यूज़ करना है। आइसोसेलेस है, राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। आइसोसेलेस है तो उससे हमने सेकंड साइड भी फाइंड कर ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस है 37 और आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो जैसा बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल माइनस रेडियस इज इक्वल 37। फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर और रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। ये ऐसा हो गया। हम आर कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 पाई माइनस 1। 2 पाई तो पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट कर सकते हैं तो आर हो गया और ये 22 से मल्टीप्लाई होके 44/7 हुआ और -1/1 हमने एलसीएम ले लिए तो एलसीएम आएगा 7 तो 7 1 जा 7, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 44 - 7 इज इक्वल 37/7 और इंटू में आर जो हमने कॉमन निकाले थे इज इक्वल 37। अब आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 37/7 का साइड चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, 7 ऊपर और 37 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा और 37 से 37 कट हुआ सो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है और सर्कल एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब हमको रेडियस फाइंड करना था और हमने रेडियस फाइंड कर लिए। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में जो दिया था उसी को यूज करके हमने फाइंड करे रेडियस और रेडियस से फिर एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 6x + 2, ठीक है। इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, सॉरी रूट्स मतलब जीरोज। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 6x + 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। तो कहीं आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका पहले हमें जीरोज फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम x² + 6x + 2 से a, जिसको हम इसके स्टैंडर्ड जो वो होता है इक्वेशन, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² + bx + c, इस टाइप से स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब हम कंपेयर करेंगे इसको तो x² का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है और जो लास्ट वाला है वो कांस्टेंट है। तो उससे हमको a = 1, b = 6 एंड c = 2 मिल गया है। अब वी नो दैट 1/अल्फा + 1/बीटा तो है, तो हमने इसका एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम में अल्फा एंड बीटा का एलसीएम अल्फा × बीटा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बीटा इधर आएगा प्लस अल्फा इधर, तो आप इसको अल्फा + बीटा रीड कर सकते हैं। वी नो दैट अल्फा + बीटा इज इक्वल होता है -b/a एंड अल्फा × बीटा इज इक्वल होता है c/a। तो हमने अल्फा + बीटा के प्लेस पे -b/a एंड अल्फा × बीटा के प्लेस पे c/a पुट करें। इसमें हम करेंगे डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, c/a का रेसिप्रोकल a/c
और ए से ए कट हुआ, तो हमारे पास आया माइनस बी अपॉन सी। और b की वैल्यू जो हमने यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाले थे, उस b की वैल्यू हमने, ये माइनस तो आपका ये आ गया, b की वैल्यू 6 आ गई और c की वैल्यू 2, और 2 से 6 को कट करें तो हमारे पास आंसर आ गया -3। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू मिल गई -3। इसमें कई बार क्वेश्चन में हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या कई बार आपको क्वेश्चन में पूछता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या आपको पूछता है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, इस टाइप सा और भी क्वेश्चंस पूछते हैं। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, इसमें तो एलसीएम लेंगे, और इन दो में हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करते हैं और इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। और जब ये क्यूब की आइडेंटिटी में चेंज हो जाता है तब हम फिर इसी आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन में चेंजेस आते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल हमारे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछा, इस टाइप से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ प्राइम नंबर। जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो इवेंट्स आते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे मतलब चेंज करके देते हैं, लेकिन चलिए मैं इसमें जो प्राइम नंबर है उसके लिए बता देती हूँ आपको। तो टोटल आपके पास आउटकम्स हो गए जिसको हम NS से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास 6, क्योंकि इसके हमारे पास 6 इवेंट्स हमको मिलते हैं डाई को थ्रो करने पर। गेटिंग अ प्राइम नंबर, इवेंट्स बता देते हैं कि वो इवेंट्स कौन से होते हैं। 2 3 एंड 5 आर द प्राइम नंबर्स। 1 ना प्राइम में काउंट होता है ना कंपोजिट में काउंट होता है, और बाकी जो नंबर्स हैं कि 4 है या 6 है, ये दोनों कंपोजिट नंबर है ना कि प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमारे पास डाई में 3 ईच होते हैं, 2 3 एंड 5। तो NE की वैल्यू हमने जो फेवरेबल आउटकम्स है वो बता दी, NE इज इक्वल 3, और प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे NE अपॉन NS, और ये हो गया 3/6। कट करने पर हमारे पास आंसर आ गया 1/2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 1/2। अब यहाँ पर प्राइम नंबर की जगह क्वेश्चन में ऑड नंबर, इवन नंबर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें से ही बता देती हूँ कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर आपके पास होते हैं 1 3 एंड 5। ये जो टोटल इवेंट्स हैं इसमें से सिर्फ 3 ही नंबर ऑड होते हैं। तो यहाँ पर NE की वैल्यू यहाँ पर 1 3 5 बताएंगे, तो NE इज इक्वल 3। तो प्रोबेबिलिटी का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो उसका आंसर 1/2 आएगा। और जब हम इवन की बात करते हैं, इवन, तब हमारे पास 2 4 और 6 ये हमारे पास इवन नंबर है। मतलब इसकी भी नंबर NE की वैल्यू यहाँ भी 3 होगी, और सॉल्व करने पर इसका आंसर भी 1/2 ही आएगा। लेकिन जैसा क्वेश्चन में पूछेगा वैसा हमें फेवरेबल आउटकम, हमें उसे इवेंट्स हमें शो करने पड़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में आपको 8 नंबर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है, तो 8 नंबर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। और डाई को थ्रो करने पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यही इवेंट्स आते हैं, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा कोई नंबर हमारे पास आ सकता है। तो 8 जो हुआ वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ द पॉइंट 6 2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6 5 और B के हैं 4y, इन द रेशो 3:1, देन द वैल्यू ऑफ y इज, y की हमको वैल्यू, इस y की वैल्यू फाइंड करना है।
तो सबसे फर्स्ट हमारे पास तो लाइन सेगमेंट ए बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, और जो पी है वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशो में डिवाइड करता है, और उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 और 2 है। तो हम ए के कोऑर्डिनेट से x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट से x2 y2, और p जो है जो डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को, उससे x और y हम उसको डिनोट कर देते हैं, और ये y की वैल्यू हमें फाइंड करना है जो b के कोऑर्डिनेट में है। और रेशो हमारे पास है m1 और m2 की वैल्यू 3:1। तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूले में x वाला फॉर्मूला तो हमें पता है कि x का है, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। हमें यूज़ करना पड़ेगा y, सेक्शन फॉर्मूले में y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। तो y इज इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। इसको पुट करें, m1 की वैल्यू यहाँ से m1 इज इक्वल 3 आया, m2 इज इक्वल 1 आया, और y2 की वैल्यू पुट करेंगे y, और y1 की वैल्यू पुट करेंगे हम 5। इसको पुट करें, m1 और m2 की वैल्यू 3 + 1 से आ गया, और यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 2 आएगी। देखिए y की वैल्यू 2 है। अगर हम इसको लेके सॉल्व करते तो x की प्लेस पर हमें 6 पुट करना पड़ता। अभी हमको y के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो y की वैल्यू हमने 2 पुट करें, ये 3 + 1 से 4 हुआ, 4 × 2 4 2 = 8, 3y + 5 इज इक्वल 8 आया। साइड चेंज करेंगे 5 का +5 का तो -5, तो 3y इज इक्वल 3। सो y इज इक्वल 3/3 से हमारे पास आंसर आ गया y का 1। अगर किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करना है और y गिवन है, तब आपको सेक्शन फॉर्मूले में आपको x वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ PQ इज इक्वल 28 PQ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। PLM जो ट्रायंगल है, तो कुछ इसका डायग्राम जो एक थ्योरम है, द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, P से एक टेंजेंट PQ बनी जिसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 28, तो PT की वैल्यू भी हो जाएगी 28। 10.2 थ्योरम से हमारे पास दोनों टेंजेंट की लेंथ आ गई, और यहाँ से एक थर्ड टेंजेंट बनी है LM, ठीक है, और उससे जो ट्रायंगल बना उसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास PQ 28 तो है, लेकिन हमारे पास PL नहीं है, PM होना चाहिए और LM होना चाहिए, तभी हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि आप इसको पहले एक्सटर्नल पॉइंट देखो कि एक सर्कल है, और उस सर्कल में यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट इधर जा रही है और एक इधर टच होते हुए जा रही है, तो उसकी लेंथ इक्वल होगी, तो LQ और LN की वैल्यू इक्वल होगी। वही थ्योरम, द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो हमने LQ और LN को इक्वल बता दिए। सेम टू सेम M को एक्सटर्नल पॉइंट बताकर इसकी लेंथ आप इक्वल बता सकते हैं, तो हमने MT, ये MT और MN को हमने इक्वल बता दिए, ये इक्वेशन सेकंड इसी थ्योरम से। अब P एक्सटर्नल पॉइंट है, तो P से जो टेंजेंट बनेगी PQ एंड PT, ये इक्वल होगी 28, दोनों को बता दिए हमने। अब हम PQ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये PQ जो डिवाइड होगी वो होगी PL और LQ से हमें PQ मिलेगा, और जो PT है वो PM और MT को प्लस करने से हमको मिलेगी। अब हमने इसको ब्रेक तो कर दिए, इज इक्वल 28 है, लेकिन हम LQ की प्लेस पर LN पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, और MT के प्लेस पर हम MN पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड से। तो बाय इक्वेशन 1 और 2 LQ प्लस LQ PL प्लस LQ के प्लेस पर LN आ गया, PM प्लस MT के प्लेस पर MN आ गया। तो PL और LN, PM और MN, इसका सम हमने बता दिए कि इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा प्लस करने पर इसकी वैल्यू 28 होगी। अब आ जाओ ट्रायंगल में और इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल PLM। तो PL, LM और PM तीनों का सम पेरीमीटर कहलाएगा। तो यहाँ बता दी PL प्लस LM प्लस PM, PL, और इसको हमने LM को हमने ब्रेक करके लिखे, LM को LN और MN करके।
LM और MN, किसका ब्रेक है ये? LM का, और PM एज इट इज़, और फिर इसको हमने ब्रैकेट ओपन करे तो LN PL के साथ और MN PM के साथ जब प्लस हुआ ब्रैकेट में गया तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं। PL और LN की वैल्यू 28 है और PM और MN की वैल्यू भी 28 है, तो हमने दोनों प्लेस पे 28 पुट करे तो इसका सम आ गया हमारे पास 56। ये दोनों इक्वल हुए, मतलब जो यहाँ पर लेंथ गई है वो लेंथ यहाँ पर आ गई है, तो उससे हमने ये इसकी वैल्यू निकाल ली 56। ये क्वेश्चन नंबर 10th, इफ 7 टाइम्स द 7th term of an AP is equal to the 11 times its 11th term, then find its 18th term. 7 times the 7th term an AP is equal to the 11 times its 11th term. जैसा बोला वैसा ही लिखा कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7th टर्म A7 इज इक्वल 11 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म, तो हमने ऐसा लिखे। A7 की वैल्यू A प्लस AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D, मतलब अगर यहाँ पर आपके पास 7 की वैल्यू निकाल रहे हो तो 7 - 1 से यहाँ पे 6 बन जाता है, तो उसी से हमने A7 की वैल्यू A प्लस 60 पुट करें और A11 की वैल्यू A प्लस 10D पुट करें। 7 मल्टीप्लाई बाय A 7A, 7 6 42D, 11A और 110D, जीरो करें लेफ्ट हैंड साइड पर और सारे टर्म को उठाकर हमने राइट साइड पर ले गए। 11A माइनस 7A प्लस 110D माइनस 42D, तो 11 माइनस 7 से 4A प्लस माइनस करने पर यहाँ पे 68D आया। 4 कॉमन निकालेंगे। 4 कॉमन निकालना मतलब किसी, अगर आपको नहीं पता कि कॉमन कैसे निकालते तो आप डिवाइड करके देखा करें कि अगर हम 4A को 4 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ A बचेगा। 68 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, मतलब डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आता है वो 17 आएगा। तो इस टाइप से कॉमन निकाला जाता है। तो ये 17D हुआ। 0/4 इज इक्वल A प्लस 17D, ये 0 बन गया। तो A इज इक्वल 17D का साइड चेंज करें तो माइनस 17D, ये A की वैल्यू आ गई है हमारे पास। लेकिन हमें निकालना कौन सा टर्म है? 18। तो A18 इज इक्वल A प्लस 17D का फॉर्मूला यूज होगा और A के प्लेस पर हम माइनस 17D पुट करेंगे और ये 17D एज इट इज है जैसा का वैसा, और माइनस से प्लस वाला टर्म कट हुआ तो हमारे पास A18 टर्म की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, चलिए मैं आपको अब और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे देती हूँ जो आप सॉल्व करेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें और जिन क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने पहले आपको 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन करी थी और ये आपके पास 13 क्वेश्चन है, तो टोटल मिलाकर आपके पास 23 क्वेश्चंस मिल गए हैं। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहें और मैं इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी। ओके, बाय।